आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से DU PG एडमिशन्स 2020 के बारे में। ये वीडियो मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे कट ऑफ के रिगार्डिंग, रीएलोकेशन के रिगार्डिंग और थर्ड कट ऑफ जो आएगी उसके बारे में कि इनकी डेट्स क्या है और रीएलोकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स और इन सभी से रिलेटेड जो ये वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखना। आपको जो भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे, तो बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं तुम्हारी क्यूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि जो अभी सेकंड कट ऑफ जो है वो 25 नवंबर को रिलीज़ हुई है, सेकंड कट ऑफ। तो ये जो कट ऑफ में एडमिशन लेने का मतलब जैसे कट ऑफ रिलीज़ हो गई, जिनका नाम आ गया वो अच्छी बात है। तो उसके बाद जो उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो डेट है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट है 27 नवंबर। और 27 तारीख को कब तक? 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त सारी चीज़ें ध्यान में रखना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे और उनका फॉर्मेट क्या है, प्लस में वो डॉक्यूमेंट रिन्यूड है कि नहीं है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे नए बने होने चाहिए, क्योंकि अगर नए नहीं बने होंगे तो फिर बाद में तुम्हारे एप्लीकेशन को ऑन होल्ड रख देंगे या रिजेक्ट कर देंगे उन सब चीज़ों पर, तो बाद में आप लोगों को तकलीफ होगी। तो इससे अच्छा अपने नए डॉक्यूमेंट अपलोड करना। इसके साथ 27 तारीख तक अगर आप फ़ीस पे भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़ी पेमेंट का जो लिंक है जो इस सेकंड कट ऑफ है उसके लिए 30 नवंबर तक रहेगा, तो ये याद रखें। जो सेकंड कट ऑफ है उसके एडमिशन्स कब तक होंगे? 27 तारीख तक, और उसकी फ़ी पे आप कब तक कर सकते हैं? 30 नवंबर तक। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, जो थर्ड कट ऑफ है वो कब आ रही है? जो थर्ड कट ऑफ आएगी PG एडमिशन्स के लिए, वो थर्ड कट ऑफ आएगी 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को आएगी सुबह 10 बजे के आसपास। और कब तक इसमें एडमिशन ले सकते हो आप? 4 दिसंबर तक। मतलब 4 दिसंबर तक आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और 7 दिसंबर तक आप अपनी फ़ी पे कर सकते हो। और कुछ कोर्सेज ऐसे भी थे जिनकी फ़र्स्ट कट ऑफ, अभी जो सेकंड कट ऑफ लगी है उसमें उनकी फ़र्स्ट कट ऑफ आई है, जैसे हिंदी हो गई या कुछ और। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस की कॉलेज नहीं मिली, जैसे किसी ने स्टीफन भरा हो या हिंदू भरा हो, हंसराज भरा हो, जिनको नहीं मिली, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना रियलोकेशन के लिए फिल कीजिए। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपसे एक फ़ी पेमेंट का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको यस और नो में 2 ऑप्शन होंगे। वहाँ पे रियलोकेशन के लिए जो बात होगी तो वहाँ पे आप यस कर दीजिए, ताकि अगली लिस्ट में अगर तुम्हारे मार्क्स हुए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर सीट अवेलेबल हुई तुम्हारी कैटेगरी में, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी के हो, तो तुम्हारा कॉलेज जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड जो तुम्हारी कॉलेज की जो चॉइस है वो अपग्रेड हो जाएगी। मतलब तुम्हारे जो पहले जिस कॉलेज में एडमिशन था उसमें ऑटोमेटिक वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और जो अगली जो कॉलेज होगी, जो जिसको तुम्हारी, जैसे किसी को थर्ड प्रेफरेंस की कॉलेज मिली हुई है और उसको सेकंड मिलने वाली है, तो थर्ड में ऑटोमेटिक एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और सेकंड में उसका एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना, वो सारी चीज़ें, फ़ीस वगैरह वो सब करवा देना। तो इसके रिगार्डिंग जो बच्चों के डाउट आ रहे हैं वो क्या है कि पहली चीज़, उससे पहले जो क्लासेज जो शुरू होंगी अभी, जो ऑनलाइन ही होंगी, जो भी PG की क्लासें वो भी ऑनलाइन ही शुरू होंगी। तो ऑनलाइन क्लासें कब से शुरू होने वाली हैं? 1 दिसंबर से। तो ये चीज़ याद रखना कि अपनी क्लासें कब से हैं? 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इसके बाद इनके डाउट्स रियलोकेशन के रिगार्डिंग, ये अगर किसी को फर्स्ट चॉइस का कॉलेज नहीं मिला तो क्या रियलोकेशन अप्लाई करना रिस्क है? एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कि अगर मैं रियलोकेशन करता हूँ तो क्या मैं जिस कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिला है, क्या उस कॉलेज में एडमिशन मेरा कैंसिल हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। कि साफ बात यह है कि अगर तेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस की कॉलेज नहीं मिली और रियलोकेशन अप्लाई करते हो, तो अगर तुम्हें तुम्हारी कॉलेज अपग्रेड होके मिलती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती तो जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन है उसमें कैंसिल नहीं होगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। हाँ, अगर एडमिशन मिल जाता है अपग्रेड होके चॉइस, तो तुम्हारा एडमिशन जिस कॉलेज में पहले हुआ है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई दूसरी कॉलेज के लिए होंगे। इसके बाद अगर हमने रियलोकेशन के लिए अप्लाई किया है और हमें अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिली, तो अगर अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो एडमिशन जिस कॉलेज में था उसी में रहेगा। और ज़रूरी नहीं कि अगर सेकंड कट ऑफ में जिसका नाम नहीं आया तो चांसेस बन सकते हैं कि जो अभी थर्ड जो लिस्ट आएगी उस थर्ड लिस्ट में भी किसी ना किसी का नाम आ सकता है। क्या अब तक कोई एडमिशन ना ले या फिर किसी ने अपना चेंज करवा लिया हो या कुछ और, तो थर्ड लिस्ट तक वेट करिए, आपका नाम आ भी सकता है उसमें। ठीक है। इसके बाद अगर मेरा दूसरी कॉलेज में एडमिशन, मतलब अगर रियलोकेशन के बाद दूसरी कॉलेज में एडमिशन होता है, फिर दूसरी कॉलेज मिल जाती है, तो क्या फ़ीस दोबारा पे करनी पड़ती है? नहीं। जिस कॉलेज में तुमने फ़ी पे कर दी, अब वो जो फ़ीस है वो ऑटोमेटिक
उस कॉलेज के अकाउंट में चली जाएगी, और अगर कम या ज़्यादा हुई तो वो तुम्हारे पास फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो फ़ी का ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें दोबारा पे करनी पड़ेगी फ़ीस। हाँ वही बात है, अगर रीएलोकेशन लिस्ट में अगर तुम्हारा नाम नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे जिस कॉलेज में एडमिशन उसी में रहेगा, और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एमएससी में कॉलेज का कोई रोल नहीं होता। जो अगला डाउट है वो यही है कि एमएससी में कॉलेज का क्या कोई रोल होता है? नहीं, एमएससी में कॉलेज का रोल सिर्फ इतना होता है कि जहाँ पे तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तुम्हारा एडमिशन उस कॉलेज में होगा, उसके अलावा जो तुम मास्टर्स करोगे वो तुम्हारी डिपार्टमेंट में होगी। जहाँ भी तुम्हारी क्लासें लगेंगी डिपार्टमेंट में लगेंगी, चाहे वो किसी को, जैसे हिंदू, हंसराज, स्टीफन, जो भी कुछ हो गया, इन सभी के बच्चे एक जगह बैठ के पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपने अपनी कॉलेज में, अलग अलग कॉलेज में जाके पढ़ाई करेंगे मास्टर्स के लिए। तो मास्टर्स का ये मेन चीज़ ये है कि इसमें कॉलेज का रोल नहीं होता। कॉलेज का रोल सिर्फ इतना होता है कि तुम्हारा एडमिशन होता है वहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन वर्क वहाँ पे होता है, तुम्हारी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी साइन होंगी, वेरीफाई होंगी, वो उस कॉलेज में होंगी, पढ़ाई तुम्हारी सबकी डिपार्टमेंट में होगी। और एक चीज़ ऐसे होती है, कॉलेज का रोल उनके लिए होता है जिन्होंने DU से ग्रेजुएशन किया और जिनके पास ग्रेजुएशन में हॉस्टल हो। तो मास्टर्स में अगर उनको सेम कॉलेज मिलती है तो उनका हॉस्टल कंटिन्यू रहता है, तो उन लोगों के लिए कॉलेज का रोल होता है। अदरवाइज़ कॉलेज का कोई रोल नहीं होता। चाहे कोई कॉलेज मिलो, सब एक ही बात है, चाहे वो कोई भी कॉलेज मिले, बस नाम की बात है। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ पूछते हैं तो डॉक्यूमेंट की बात ये है कि इसमें 10th 12th कास्ट, माइग्रेशन और रिजल्ट, इन सब का PDF, JPG या JPEG, इनमें से किसी भी फॉर्मेट में तुम अपलोड कर सकते हो। और उनकी साइज़ कितनी होनी चाहिए? उनकी साइज़ होनी चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच। और ये जो भी चीज़ें अपलोड कर रहे हो इनको पहले ध्यान से देख लेना कि सही मैनर में और सही अपलोड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरी चीज़, माइग्रेशन और रिजल्ट अगर किसी का नहीं आया, जिन्होंने एंट्रेंस से एडमिशन लिया है, तो अंडरटेकिंग भर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि माइग्रेशन और अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग, रिजल्ट जो है इनके अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से फिल करना है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, या फिर EWS जो एक्स्ट्रा वेलफेयर सोसाइटी जो है, उनका जो है, इनकी जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यूड होने चाहिए, नए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-1.5 साल पुराने दिखा रहे हो तो वो जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं होगा, ऑन होल्ड दिखा देगा। ठीक है, तो और अगर इन सब के रिगार्डिंग अगर ऐसा कभी भी होता है, जैसे कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट ऑन होल्ड दिखा दिया या फिर कुछ भी, तो इन सब के रिगार्डिंग आप जो आपका रेस्पेक्टिव कॉलेज है उसका जो नोडल ऑफिसर है, उसके जो नोडल ऑफिसर है उस डिपार्टमेंट के, उनसे बात करें, उनको अपनी दिक्कत बताएंगे, सर ऐसे ऐसे बात है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो भाई ध्यान रखो, अपने डॉक्यूमेंट सबसे अच्छे तरीके से अपलोड करना है। लाइक कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हुई तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है, बार बार फ़ोन घुमाना, चक्कर, ये सब। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। और अधिक वीडियोज़ के लिए मैं आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला के देता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।